खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट है मियाँ शाहिद साहब। रन डाउन और फिर हम मेहमानों की खिदमत में हाजिर होंगे। राजा नासिराबाद साहब ने कहा जी हुकूमत को हम नहीं गिराएंगे अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं, तो ये वो अपनी तौर पर गारंटी दे रहे हैं, मगर उनकी लगता है कोई बात यानी मान नहीं रहा। मगर दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो ये भी खबरें हैं कि अब कौमी हुकूमत की बातें भी हो रही हैं और आजकल हमने देखा है कि तनकीद बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। जी जहाज़ खरीदा, क्यों खरीदा, हालांकि हुकूमत ने खरीदा है। तो क्या मामलात हैं, अंदर की खबर रखने वाले साथी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अफगानिस्तान में मौजूद 23,000 दहशतगर्दों का खात्मा करना होगा। एक रशियन रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि 23,000 के करीब दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैं, जो उनका हम खात्मा कैसे करेंगे। उधर ईरान के हवाले से एक स्टेल मेट अभी चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी जर्नैल खुद डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि एक बड़ी मुसीबत मोल ले लेंगे आप और एक पूरी दुनिया डिस्टेबलाइज हो जाएगी। ये क्या मामला है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लगता है दोनों बड़ी एशियाई टीम जो हैं क्रिकेट की, वो कहीं सेमीफाइनल से बाहर हो जाती हैं तो एक बहुत बड़ी जो एक सेटबैक होगी जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन बेग साहब, अंदर की खबर रखते हैं, सीनियर साफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, आपने हमें वक्त दिया। बेग साहब, हकीकत क्या है? ये जो बात जो फार्म है कि जी ये गवर्नमेंट क्या नेशनल गवर्नमेंट बन रही है, दिस एंड दैट, मुझे लगता है इसी तनख्वाह पे काम चलता ही रहेगा, या आप समझते हैं कि नहीं जो मुक्तदिरा है वो कुछ मुतमिन नहीं है? क्या खबरें हैं बेग साहब? बहुत शुक्रिया काजी साहब। बेसिकली तो जो अलामा साहब की स्टेटमेंट है वो बहुत ही अजीब सी है। उनका इतना बड़ा साइज या उनकी ये सलाहियत नहीं है कि वो मौजूदा गवर्नमेंट को शायद हिला भी सके। गिराना तो बड़ी दूर की बात है। एक सीट पे वो अपोजिशन लीडर बने हैं और वो जिस तरीके से मेन लाइन में आए हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, वो अजूबा या चंबा या एक हादसाती तौर पर वो बन गए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल तो आपको इसी गवर्नमेंट से ही और इसी निज़ाम के तहत ही आपने चलना है। आगे जाके अगर इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले कोई फॉर्मेशन चेंज होती है तो वो अभी फिलहाल तो कोई उसका जिक्र फिक्र नहीं है। जहाँ तक बात है कि जी गवर्नमेंट परफॉर्म कैसे कर रही है, वो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। परफॉर्मेंस बेस्ड जो चैलेंजेस हैं उनको पूरा कर रही है, यानी इसके ऊपर फिर कभी आप सवाल करेंगे तो वो भी जवाब देंगे आप। अच्छा, ये फरमाइएगा, ये जो खबर पीटीआई जो है उनके बारे में सवाल कर लेते हैं कि बानी पीटीआई को इलाज के लिए जो है वो पिम्स लाया जाता है, पहले भी लाया गया, अब भी लाया गया और प्रोसीजर करा के जो है वापस ले जाया गया है। और इस हवाले से उनका मुतालबा ये है कि उनकी मर्जी के डॉक्टर्स जो है उनसे इलाज कराया जाए। आप देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई बर्फ पिघलेगी या बानी पीटीआई किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल होते हुए नजर आ रहे हैं या बनी गाला मुंतकिल होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं मियाँ साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी जो आंख का इलाज है वो बड़ा उससे मेरा ख्याल में डॉक्टर भी और वो खुद भी शायद मुतमिन है। कोई इतना सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है उनकी सिचुएशन आंख की। रह गया बात उनको कहीं मुंतकिल करने का, तो मेरे ख्याल में नियर फ्यूचर में ऐसा कोई चीज़ नहीं होने वाली जिससे वो कहीं हॉस्पिटल बनी गाला, तो खैर बहुत दूर की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। उनको इसी तरीके से ही अदयाला जेल में रहना पड़ेगा और अपने जो मजीद केसेस हैं उनको भी फेस करना पड़ेगा। और ये बुशरा बीबी के हवाले से भी कुछ उनके भी शिफ्टिंग की बातें हो रही थी, तो ये हवा में ही है, बस ऐसे ही है बेग साहब? देखिए, उनको एक चांस दिया गया था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि वो थोड़ा बिहेव करेंगी तो शायद थोड़ी सी लचक और मिल जाए, लेकिन उन्होंने वहां से सीधा केपी के जाके और फिर वो 26 नवंबर जो आपके सामने इस्लामाबाद में खेल खेला गया, इनको हसनत दाल में रोक के मैसेज दिया गया, पीटीआई के लोग गए कि जी ये नेगोशिएशंस और आप आगे ना जाएं। लेकिन इसके साथ क्योंकि मुसल्ला जत्थे बहुत ज़्यादा थे, ये वहाँ रुकी नहीं और ये इस्लामाबाद तक चढ़ दौड़ी और ये समझ रही थी कि शायद मैं गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट को गिरा के इस्लामाबाद पे कब्जा कर लूँगी। तो वो जब आपको कुछ चीज़ें अचानक और बिला वजह मिल जाएं तो आप थोड़ा-सा अपने साइज़ से बाहर आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आइंदा कोई सहूलत या कोई रियायत उनको नहीं मिलेगी। अच्छा बेग साहब, जरा थोड़ी सी बात केपीके की कर लेते हैं। लेकिन बेग साहब, ये तो ठीक है, सहूलत या रायत नहीं मिलेगी, ये बात हो भी रही है,
लेकिन हुकूमत के बयानात जो हैं, हुकूमती जो अरकान हैं, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने बयान कुछ और दिया, फिर बाकी फैसल वाडा साहब ने उनको काउंटर किया। इस तरह के बयानात फिर जो थे, इनमें कुछ था या वैसे ही क्यासा रहियां थी, या हुकूमत चाहती है कि वो बानी पीटीआई के साथ जो है वो मुज़ाकरात करे या डील दे, ये भी बातें हो रही हैं कि हुकूमत चाहती है लेकिन मुक़तदरा नहीं चाहती, इसलिए हुकूमत जो है इस तरह की बातें कर रही है। और बाद साथ साथ ये भी बातें जो है वो सामने आने लगी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं बड़े एक्टिव हो चुके हैं, ईद के बाद बड़ी तब्दीलियां आने लगी हैं, और ये भी बात सामने आने लगी कि ईद के बाद शायद जो काबीना है वो आगे पीछे हो, और या कोई नई हुकूमत की तरफ बातें हो रही हैं। ये सारी क्या सा रही हैं सर? बिल्कुल जी, इसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि ये निज़ाम अगर किसी ने भी छेड़ने की कोशिश की तो सारी बसात जो है वो लिपट जाएगी। इसलिए सबको इसी तनख्वाह पे ही काम करना है और इसी तरीके से ही काम करना है जो एक स्क्रिप्ट इनके हाथ में मौजूद है। जहाँ तक बात है कि जी कोई डायलॉग या कोई कंसेशन या कोई रियायत या एनआरओ या उस बानी को कोई, वो बिल्कुल नहीं है, वो ना होगा। उसके पास एक ही तरीका है कि वो कोर्ट्स में जाए, उसकी अपील्स मंजूर हों, अदरवाइज और कोई शॉर्टकट उसके लिए नहीं बचा। जहां तक बात आप समझते हैं कि जी जिनका आपने जिक्र किया कि वो कुछ ईद के बाद कुछ कर लेंगे, वो आगे बहुत कुछ कर रहे हैं, वो सबको पता है क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो बानी वाली डील और ढील है ना, ये उसके भी बस से बाहर है। लिहाजा अच्छा, इसको मेरे ख्याल में नियर फ्यूचर में कोई रियायत मिलने वाली तो नहीं। सर सुहेल अफरीदी साहब क्या करते फिर रहे हैं? वो तो एक फोर्स बनाते फिर रहे हैं, और उसमें उसकी पार्टी जो है उनकी, वो उनकी मुखालफत कर रही है, लेकिन वो ईद के बाद इस पर हल्फ लेने जा रहे हैं। 22 तारीख को उन्होंने हल्फ लेना था लेकिन वो मुअख्खर हो गया, और इस पर हल्फ लेने जा रहे हैं। वो इस तरह ऐसे लग रहा है जैसे मक्ती बानी बना रहे हैं। क्या वो अपनी सीट बचाने के चक्रों में है, या वाकईतन इश्क इमरान में वो मैदान में कूदना चाह रहे हैं? देखिए, हल्फ तो हर फौजी और हर पुलिस वाला और हर यूनिफॉर्म वाला भी लेता है और जजेस भी लेते हैं। तो हल्फ शल्फ ले ले, बना ले अपनी फोर्स, उसका अंजाम भी इनके सामने आ जाएगा। आप रियासत के खिलाफ कोई जत्था ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं करते जो रियासत को डरा सके या धमका सके। तो इसके बहुत सारे मिसालें मौजूद है हिस्ट्री में। ये क्योंकि अभी नए-नए सीट पे बैठे हैं और जिस तरीके से इनको सीट पे बैठाया गया, इनको शायद ग्राउंड रियलिटी अभी तक समझ नहीं आई। वो आ जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, वो थोड़े दिन गुज़रेंगे, इनको समझ आ जाएगी। ये अच्छा, वो शौक भी पूरा कर लें, ये पहले भी कर चुके हुए हैं, बहुत बार इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर चुके हुए हैं। ये जो सियासत का ये तरीक़ाकार है कि आप जत्थे या फ़ोर्स बना लें, ये सियासत नहीं है। इससे फिर आप रियासती इदारों को धमकाएँगे नहीं, वो उनका जो रिएक्शन होगा, वो 26 नवंबर को जब इन्होंने फायरिंग की इस्लामाबाद में इनके जत्थों ने, और जवाब में जब रियासती इदारों ने फायरिंग की, जब उनके लोग मरे यूनिफ़ॉर्म में, तो उसका हाल आपने देख लिया था। ये जूते, गाड़ियाँ, बिस्तरे, हर चीज़ छोड़ के भाग गए थे। तो ये नहीं करना चाहिए। रियासत और रियासती इदारों को जब आप चैलेंज करेंगे तो रियासत रिएक्ट करेगी, और वो जो रिएक्शन होता है वो ब्रूटल होता है। उसमें फिर ये नहीं देखा जाता आगे कौन है। अच्छा बेग साहब, एक तो ये बात दुरुस्त है, ज़ाहिर है होना भी नहीं चाहिए, अमन व अमान तो कायम रहना चाहिए, पीसफुल स्ट्रगल हो। मगर एक जो पहलू है, ज़रा इस पर भी गौर फरमाएं, इस पर आप बात करते भी रहते हैं। जो मैशत का महाज है और जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है, इसे कुछ लोग होप खुद जो इनका है प्लानिंग कमीशन ने तो खैर मेरा ख्याल है वो सही फिगर नहीं दी 29% गुर्बत की लकीर से नीचे, बल्कि अगर वर्ल्ड बैंक देखें तो वो कुछ 40-45-50% लोग हैं। तो कर्जा ले रहे हैं, बैंकों से महंगे कर्जे उठा रहे हैं। हुकूमत तो बेग साहब इनसे चल नहीं पा रही, भले ठीक है इनकी पुश्त पे मजबूत लोग हैं या मजबूत इदारे हैं, बट यू नो डिलीवरेंस तो बेग साहब कहीं नजर नहीं आती। हाउ फॉर इट कैन कंटिन्यू आपकी दानिश में बेग साहब? देखिए, ये बजट तक काजी साहब अगर इसको संभाला नहीं लेते और आईएमएफ से जान नहीं छुड़ाते, और अगर ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब नेक्स्ट आईएमएफ के प्रोग्राम में पाकिस्तान को ले जाते हैं, तो फिर आपके मुल्क के हालात बहुत ही मुख्तलिफ होंगे, फिर संभाले नहीं जाएंगे। क्योंकि मईशत अगर आप बेहतर नहीं करते, इंडस्ट्री को बेहतर नहीं करते, बिजनेसमैनों को थोड़ा सा कुशन आप नहीं देते कि वो चला सकें, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 24-25% पे पहुंच चुकी हुई है। उसकी बेसिक वजह यह कि इंडस्ट्री बंद है, कारोबार बंद है ऑलमोस्ट। तो ये पॉलिसीज आपको बदलनी पड़ेंगी। ये देखें, ये इस जैसे लोग जो है फाइनेंस मिनिस्टर जैसे,
दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल हिटमैन। आप कैसे अवाम को मद्देनजर के पॉलिसी बना दें, आप कैसे अवाम के और बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ कोई ऐसी पॉलिसीज बना लें। आप देखिए एग्रीकल्चर की पॉलिसी कैसे बनाई गई, एग्रीकल्चर मशीनरी पे ड्यूटी लगा दी गई, उसके जो रिकंडीशन इक्विपमेंट है उसको बैन कर दिया गया, मतलब रिकंडीशन गाड़ियां आ सकती हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी नहीं आ सकती, मतलब ये कोई सेंस नहीं मानती। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को और जो हमारे पॉलिटिकल लोग इस वक्त गवर्नमेंट में हैं उनको सोचना चाहिए। उन्होंने फिर भी अवाम के पास जाना है। अगर अवाम इस तरीके से रोन दी जाएगी कि उनके पास खाने के पैसे ना हो, नौकरी ना हो, बच्चे घरों पे बेरोजगार बैठे हो, तो उसका रिएक्शन बड़े खौफनाक आएगा। तो ये मैं यही यही यानी मैं जो सवाल का दूसरा हिस्सा लेकिन था। बेग साहब, इसका रिएक्शन आप कह रहे हैं खौफनाक आएगा। आलमी अदारे कह रहे हैं कि हमें आईएमएफ का एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा, और यह भी आलमी बैंक के सदर ने कहा कि 3 करोड़ नौकरियां पैदा करनी पड़ेंगी वरना अनरेस्ट पैदा हो जाएगी। अगर बजट तक ये इकदाम नहीं होते, हमारा जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है वो बेहतर नहीं होता, 300 अरब रुपए से जायद का जो है शॉर्टफॉल है, उससे ज्यादा शॉर्टफॉल हो जाता है, सर्कुलर डेट हमसे नहीं संभलता, तो फिर बजट के बाद आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? क्या कोई तब्दीलियां माशी टीम में हो सकती हैं या बहुत बड़ी तब्दीलियां भी आ सकती हैं? देखें, माशी टीम तो अगर इतनी अच्छी होती तो आपका ना शॉर्टफॉल होता। आपने हर तरीके का टैक्स लगा के देख लिया, रेंजर्स, पुलिस, पर्चे इंडस्ट्रियलिस्टों पे, बिजनेसमैनों पे काटे, आपका जो गैप था शॉर्टफॉल कवर ना हो सका। इतनी ज्यादा हैवी टैक्सेशन जो है वो बिजनेस को किल कर देती है। 58% आपके टैक्सेस हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, फिर उसके बाद आ जाता है एडवांस टैक्स, फिर उसके बाद आ जाता है सुपर टैक्स। इसका मतलब कि आप पाकिस्तान में किसी को कारोबार करने ही नहीं देंगे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, कारोबार लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कोई दुबई जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, क्योंकि हैवी टैक्सेशन किसी मुल्क में बिजनेस को चलने नहीं देता, और वो हमारे यहाँ हो गया। अब अगर आपने पॉलिसी ना बदली और पॉलिसी वो डिफरेंट ना किया, सेपरेट ना किया, उसमें पॉलिटिकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट ना हुई, सिर्फ बाबू ये बजट बनाएंगे, तो मैं जो पिक्चर देख रहा हूँ वो बड़ी खौफनाक है। बेग साहब, बहुत अल्लाह बड़ी ताला खबर उससे दी आपने, हम बहुत बड़ी खबर दी है कि जो मईशत जो है वो असल में असल अपोजिशन हुकूमत की। बहुत शुक्रिया जनाब मोहसिन बेग साहब, हमें जो है एनलाइटन कर रहे थे। और ये यही लगता है कि बजट के बाद यहाँ अपोजिशन तो कोई ख़ास हमें नहीं मुतारक नज़र आती और उसमें कोई जान इतनी नज़र नहीं आती। अगर है भी तो वो जो उनको उनको उनमें रेजिस्टेंस की इतनी ताब नहीं है, मगर ये मैशत लेके बैठ सकती है हुकूमत को। ये है बेग साहब का ख्याल, और मेरे ख्याल में ये करीने क्यास भी है और हकीकत के करीब ही। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अफगानिस्तान में 23,000 दहशतगर्द हैं। हमने पिछले दिनों एक सख्त स्टैंस लिया है और हमें लेना पड़ा, और उसके बाद हम उसकी ज़ाहिर कीमत भी दे रहे हैं। हमारे बहुत से जवान जो हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तो ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब वकार हसन खान साहब ने, हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब साजिद हबीब साहब ने। बहुत शुक्रिया मौजूद मेहमानों का। ब्रिगेडियर साहब आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये फरमाइए कि एक पेरिनियल स्ट्रगल तो हमारी है, और आज अब ये रिपोर्ट हमने देखी रशियन की किसी रशिया से ये एक रिपोर्ट आई है, 23,000 के करीब वहाँ पर दहशत गर्द इकट्ठे हैं, और अब तो ये खुली जंग शुरू हो गई है। और हम देख रहे हैं कि हमें बहुत कुर्बानियाँ दे रहे हैं हमारे जवान। और अब बर्बरियत का आलम यह है कि वो एम्बुलेंसेज को भी, यानी ये है इनका वो इस्लाम और जो सब कुछ। तो ब्रिगेडियर साहब क्या देखते हैं इस जंग का फ्यूचर, कहाँ तक हमें क्या करना पड़ेगा टू स्टेम दैम, कि हम अपने अपने मफादात और अपनी ज़िंदगियों को कैसे महफूज रखेंगे ब्रिगेडियर साहब? आई थिंक एक तो जो रशियन रिपोर्ट है बड़ी मीनिंगफुल है, बिकॉज रशिया आप अगर खत्ते में देखें जो बॉर्डरिंग रीजन है या क्लोज पावर्स हैं, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान और संतुलेशन, इसमें रशिया सबसे ज़्यादा क्लोज था तालिबान के। अगर वो ये बात कर रहे हैं, अभी आई थिंक अगला विजिट भी आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं मॉस्को, तो उसमें भी कुछ सिग्नलिंग हुई होगी। और रशिया की तरफ से आना आई थिंक बड़ा मीनिंगफुल है, बिकॉज नाउ एंटायर रीजन इज एक्चुअली फेड अप। ईरान इज फेड अप। अभी उन्होंने कुछ 1.5 मिलियन रिपेट्रिएट किए हैं वहाँ से, इलीगल जो है पाकिस्तान ने की है। उसके बाद ताजिकिस्तान के साथ वो TTT तैयार है, बल्कि अटैक भी किए उसने। और उज़्बेकिस्तान परेशान है, बल्कि अभी आई थिंक आज की रिपोर्ट है कि उज़्बेकिस्तान ने भी उनको कहा कि
इन चीज़ों को कंट्रोल करें। तो ये बड़ा मीनिंगफुल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो एटलीस्ट रीजन में, अब अमेरिका की तरफ आते हैं जहाँ मुनाफ्त हो रही है जब खलीदात के थ्रू, बट अदरवाइज रीजन जो है अभी यूनाइटेड है। और पाकिस्तान ने आई थिंक 4 साल आपने देखा है बड़ा पेशेंस का मुजाहरा किया, स्टिल वी कंसिडर कि जी भाई हैं। और इसमें आप हमेशा आई थिंक बाइसेक्ट करें, तालिबान रजीम कोई 1.5-2 लाख बंदों का एक कब्जा ग्रुप है, इट्स नॉट अफगानिस्तान। बिकॉज हम अभी तुर्किया से अभी आए हैं छुट्टी के लिए, उसके बाद इंशाल्लाह वापसी है। वहाँ पे वहाँ डायस्पोरा इतना ज़्यादा खुश था जब ये स्ट्राइक्स होती हैं अगेंस्ट तालिबान, एंड दे आर रेडी टू चिप इन कि इस टेररिस्ट और दहशतगर्द तंजीम से जान छुड़ाई है। तो अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मूवमेंट है जो खबर वो निकले नहीं देते। लाइक ऊपर जो इलाके हैं नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट जहाँ पे लड़ रहा है, अभी आपने देखा उनके काफ़ी स्टेटमेंट्स हैं। खवातीन बहुत तंग है, 2 करोड़ खवातीन लिटरली बंद हैं, मतलब आप शीशे की खिड़की तक नहीं रख सकते, आप उनको चुनवा दिया गया। तो उसमें आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ेगा। सिर्फ इनके 2 मेरे ख्याल एलाइज रह गए हैं, एक दिल्ली है मोदी साहब, और एक नेतन्याहू है जिसमें आई थिंक अभी आजकल उनकी मुलाकात भी ड्यू है, मोदी साहब उधर जा रहे हैं। सो मेनली इट्स आइसोलेटेड regime, आई नॉट से आइसोलेटेड स्टेट। और पाकिस्तान ने अभी जो स्टांस लिया आई थिंक बड़ा ज़रूरी था। विदिन तो ज़ीरो टॉलरेंस है, लेकिन अभी जो क्रॉस बॉर्डर जाके स्ट्राइक की, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें मज़ीद इजाफा होगा। अभी काफ़ी वहाँ पे अफरा तफरी है, जो अंदर से रिपोर्ट्स आ रही हैं। इवन तालिबान रैंक्स के कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने क्या फिर कमाया, पाकिस्तान से आपने हॉस्टिलिटी की, मुखासमत की, और उसके बाद एक दुश्मनदारी क्रिएट कर लिए, डिस्पाइट कि सबसे बड़ा बई खा पाकिस्तान था, तो क्या फ़ायदा हुआ? और ट्रेड बंद होने से 100% प्राइसेस ऊपर गई हुई हैं। बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो चुका है, पॉवर्टी नॉट टचिंग मोर देन 80% ऑफ पॉपुलेशन। और एक और जो बड़ी चेंज आई है तालिबान 1 और 2 में, जो अंदर से खबर है कि इतनी ज़्यादा ये करप्ट रजीम निकली है, सॉरी टू से अंडर द नोज ऑफ मुल्ला हिबतुल्लाह साहब, कि इन्होंने जो गवर्नर अपॉइंट किए हुए हैं, लूट मार मचाई हुई है। अभी तुर्किया में ये खरीदें जायदादें, उसके बाद मिडिल ईस्ट में है, और अफगानिस्तान भी कह रहे हैं कि वो हाई राइज बन रही सिर्फ तालिबान की है। तो नॉन ठीक। पश्तून, अच्छा पश्तून बेल्ट भी जो ईस्टर्न अफगानिस्तान में खुश नहीं है। नॉन पश्तून में फिर उज़्बेक्स हैं, हज़ारास हैं, ताजिक्स हैं, सख्त रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल में ये आई थिंक दिस इज नाउ बिगिनिंग ऑफ द एंड, उस तरफ हम चल पड़े हैं, और इंशाल्लाह इसका खात्मा ही होगा। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी ऑप्शन लेफ्ट अदर देन regime change है। जी जी मियाँ साहब। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब। एयर मार्शल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। अभी जो रशियन रिपोर्ट का भी जिक्र किया ब्रिगेडियर साहब ने, और उसके मुताबिक जो है वो 20 से 23 हज़ार दहशतगर्द नेटवर्क उन्होंने लिखा हुआ है कि वो वहां पर सरगर्म है, जिसमें दाइश भी है, फितनातुल ख्वारिज भी है, फितनातुल हिंदुस्तान भी है, और उज़्बक जो है 2500 दहशतगर्द उनके जो है वहां पर मौजूद हैं। इस तरह ऑलमोस्ट जो है पूरे अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द ग्रुप जो है वो मौजूद हैं, जिसमें सेंट्रल एशिया रियासतों को भी खतरा है, चीन को भी खतरा है, पाकिस्तान में भी दरअंदाजी होती है। और पाकिस्तान जो है उन्होंने मसल्ह अफवाज ने वहां पर जाकर बाकायदा तौर पर उनके ठिकाने भी जो है तबाह किए हैं। आइंदा भी ऐसा हुआ तो करेंगे। जो पूरे खित्ते को अफगानिस्तान से खतरा है, तो क्या तमाम मुल्क मिलकर इस दहशतगर्दी को का खात्मा कर सकते हैं? और अगर अभी दरअंदाजी होती है दोबारा, तो पाकिस्तान किस किस्म की कार्रवाई जो है दोबारा कर सकता है? बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब ने जो कहा मैं उससे बहुत हद तक मुत्तफिक हूँ, और उन्होंने ठीक कहा। जैसे आपने अभी कहा मियाँ साहब के इतने सारे रीजन के सारे मुल्क हैं, सेंट्रल एशियन है, रशिया सबसे बड़ा उनका जो समझ ली के जो उनके लिए बात करता था, वो सब इनसे तंग है, चीन इनसे तंग है। यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिपोर्ट्स में जो लिखा है इनके बारे में कि दहशतगर्दी, इवन जो अमेरिकन थिंक टैंक है वो कह रहे हैं। मैं जरा दूसरी तरफ बात करूंगा, ये तो हो जाएगा, और अब पाकिस्तान एयरफोर्स को या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को जहां पे भी ये मिले इनको मारना चाहिए, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। मुझे अफसोस ये होता है कि हमारे अपने मुल्क में बैठकर कुछ लोग जो इन जैसे लोगों से बात करने का कहते हैं और कहते हैं कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, और जिनको अफसोस है कि वहां पे मेडिसिन नहीं जा रही हैं, तो उनके बच्चे जो है बीमार हो रहे हैं अफगानिस्तान में। तो भाई एपीएस वाले बच्चे कौन थे? ये मस्जिद में जो शहीद हुए ये कौन थे? ये कल परसों जो एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सिपाही जो शहीद हुए ये कौन थे? तो ये हमें इंटरनली देखना चाहिए। देखिए रीजन का एक प्रेशर तो है, और मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि ये सिर्फ तालिबान का ग्रोह है जिससे निजात हासिल करना बहुत जरूरी है। रिजीम चेंज अगर कहीं दुनिया में चाहिए तो वो यहां पे चाहिए। लेकिन उसके साथ जो हमारे लोग हैं, जो वो कुछ लोग जो इस सारी चीजों में कहते हैं कि जैसे बैठ के बात करनी चाहिए, बात करने का मतलब आपने उसको एक पार्टी मान लिया, और फिर उनमें से आप यकीन कीजिए, आपने कहा कि इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। ब्रिगेडियर साहब भी आई एम श्योर इन्होंने बड़े ऑपरेशन देखे होंगे। मैं 2009 से 11 के दरमियान मैं जीएचक्यू में था, आई वाज द डीजी जॉइंट ऑपरेशन।
कहीं से इनके मुसलमान होने के सबूत नहीं मिलते थे। जहां पे इनकी कमीन गाहों से चीजें पकड़ी जाती थी, जो मटेरियल पकड़ा जाता था, जो दवाइयां पकड़ी जाती थी, ये कहीं से मुसलमान नहीं थे। तो ये भाई, ये यहूदियों का ही गुमशुदा कबीला है, उन्हीं के साथ इनके बना रहे हैं। माई पॉइंट इज, हमें जो इंटरनल इनके यही सिंपैथाइजर्स यही हैं बात एयर उनको मार्शल साहब, मैं समझा आपके बुझा के। जो है दोबारा आपकी रहनुमाई चाहूंगा। जब हम ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, वाकईतन वो मुसलमान नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि वो ग्रोह हैं, वो हुकूमत नहीं है, वाकईतन वो ग्रोह है और एक दहशतगर्द ग्रोह है। मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोह जो है बिल्कुल। वहां पर इकट्ठे हैं। उसमें मुल्ला हैबतुल्लाह हो, मुद्दा मुल्ला यकूब हो, हक्कानी सब नेटवर्क हो, सब अब्दुल गनी जो हैं वो हो, या वली महसूद हो। तो फिर इनको बाकायदा तौर पर इनसे हम क्यों अपनी लाशें जो है हम उठाएं? इनकी लाशें क्यों ना हम जो है वो वहां पर बिछाएं? क्योंकि जो अफगानिस्तान के जो अवाम है, उन्होंने बड़ी खुशी मनाई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी फौज आए और जी इसको सूबा जी बनाए बाकायदा। जी जी, बिल्कुल हमें अब बहुत हो चुकी है। हमने 4 साल में बहुत ज्यादा, पहले भी था लेकिन पिछले 4 साल में, हालांकि 2018 में हालात बहुत बेहतर हो गए थे, 18-19 के उस पे एपीएस इंसिडेंट के बाद जो ऑपरेशन हुआ था। लेकिन अब मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, हमें मजीद लाशें उठाने की बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और जहां जहां इनके ठिकाने हैं और हमारे पास कैपेबिलिटी है, और हमें वो करना चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि जो अंदर ना समझ है इनको समझाइए, वरना इनको इग्नोर कर दीजिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं थोड़ा सा ईरान के हवाले से आपसे गाइडेंस चाहूँगा। ये हमने सुना है कि कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट जनरल कह लें, अमेरिकी जनरल्स कह रहे हैं, और फिर मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी भी कोट की थी कि खासी कीमत देनी पड़ सकती है, और यही ट्रंप को बताया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जो एक कीमत है वो प्रोहिबिटिव है, और ये सिर्फ प्रेशर और ज़बानी रहेगा, या कोई फेस सेविंग करेगा अमेरिका? ब्रिगेडियर साहब। आई थिंक इसमें अगर आपने देखना तो सबसे इनका जो बड़ा एस्टेब्लिशमेंट का आई वुड से फ्रंट मैन होता है, नॉर्मली एक सेनेटर होता है। कि जमाने में बाइडेन साहब से आज के लिंडसे ग्राहम है, और आपने देखा है अभी जो स्टेटमेंट्स आए हैं, फिर विजिट दुबई, अब वो काफी डिसअपॉइंटेड नजर आया। ऐसे कहा जी अरब वर्ल्ड ने हमारा जो वो तो अब्राहम अकॉर्ड का बहाना बना रहा है कि उसको लेट्स से डेंट किया है, बट बाय एंड लार्ज दे वर डिसअपॉइंटेड कि अभी इस वक्त आई डोंट थिंक सो कि कोई भी अरब वर्ल्ड की स्टेट इनको बेसिस देने को तैयार है, बिकॉज दे आर वेरी क्लियर कि जी वाई वी शुड गेट इनटू दिस। और फिर अगर ईरान स्ट्राइक करता है तो फिर वो जिस तरह कतर के साथ है। इसमें मेरे ख्याल में 2-3 सिनारियोज हो सकते हैं, बिकॉज मिलिट्री प्रिपरेशन आई स्टिल फील नॉट इनफ। अगर ईरान को आपने टैकल करना, देखें अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स आए हैं, और जब तक 4 इकट्ठे नहीं हो जाते, आई डोंट थिंक सो, स्पेशली अगर बेसिस बनाए होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी हो। इसराइल उनको जरूर प्रॉड करेगा कि ये उनकी डर्टी गेम खेलें। और अभी देखें एप्स्टीन फाइल का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है वेस्ट में, स्पेशली अमेरिका में, कि अभी उंगलियां उठ रही हैं कि अगर ये मोसाद ने कराया तो क्यों CIA और MI6 और जो 5 इसको क्यों रहे थे? अगर उनकी लीडरशिप को इस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा तो वाई दे वर स्पीकिंग। और अभी ज़ायनिस्ट लॉबी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा आप देखा, टकर कार्सन का इंटरव्यू हुआ जो है माइक हकबी के साथ यरूशलेम तल अवीव में शायद, और वहां से काफी लताड़ा उसको, चीजें भी बाहर आ गई। पीपल आर नॉट फेड अप विद दिस ज़ायनिस्ट लॉबी। तो एक तो ये एक फैक्टर है कि किस हद तक आप जा सकते हैं। एक छोटा सा मुल्क है जो जिसने जो कहते हैं पंजा यहूद में बेसिकली इसकी शरीफ की जान है, वो बिल्कुल सामने डिस्प्लेड है। तो ये आपकी बात किसी हद तक मैं मानता हूँ कि शायद पीछे हटना पड़े अमेरिका को, बिकॉज इधर सिर्फ ये नहीं है कि ईरान तैयार है। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का अगर आप नक्शा देखें, एक टैंकर ट्रैकर है, अगर आप उस पर देखें तो यू फाइंड जैसे मक्खियां होती इतनी यानी शिप्स गुजरते हैं। आई थिंक एवरी मिनट देयर इज अ सुपर टैंकर जो गुजरता है, और उसमें सप्लाईज हैं ऑयल की, गैस की, और अरब वर्ल्ड भी इम्पैक्ट होगा और लेने वाले भी होंगे। तो उसमें आई थिंक स्टेक्स आर वेरी हाई। फिर अगर ईरान का ओवरऑल डिफेंस है कि माउंटेनस टेरेन है, तो 8 तो इनके मिसाइल सिटीज हैं जो अंडरग्राउंड है, और उन्होंने बिल्कुल तैयार किया हुआ। आई थिंक द मोमेंट कुछ होता है तो दे आर गोइंग टू टेक आउट मैक्सिमम, आई थिंक जो रिटेलिएशन होगी। फिर सुना है कि एक अंडर सी उनके पास बेस, आई डोंट नो ये किस जगह है, शायद हुकूमत के साथ कोलैबोरेट करके उस तरफ रेड सी के पास है, वहां से स्ट्राइक हो सकती है। और अभी जितनी वॉर गेम्स हुई हैं उसमें ये साबित हुआ है कि ईरान की अपनी कैपेबिलिटी कंबाइंड विद जो अभी चाइना ने दिया उनको लेटेस्ट गवर्नेंस सिस्टम है, और रशियन मिसाइल्स अभी कुछ आए हैं एंटी शिप, तो ये बहुत बड़ा डेंट हो सकता है। देखें एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी हिट होता है अमेरिका का, तो सारी प्रेस्टीज जो है ये आई वुड से कि बहर हिंद में डूब जाएगी। तो उस लिहाज से एक स्पाई इख्तियार करनी पड़ सकती है। ओमान में टॉक्स भी हो रही हैं इनडायरेक्टली। तो उसमें 2-3 सिनारियोज, एक तो ये है कि पीछे हट जाए एंड देन मे बी देयर नेगोशिएशन और किसी हद तक कोई कॉम्प्रोमाइज। दूसरा ये है कि लिमिटेड स्ट्राइक्स के जो जैसा आपने कहा कि वो फिर
उसको सेटिस्फाई करने के लिए अपनी ईगो और इसराइल की, लेकिन उसका भी जो है आई थिंक ईरान जो है उनका सर्वाइवल का मसला है रजीम का, सो रिटेलिएशन उतनी ही होगी जितनी जनरल वॉर में होती है। तो तीसरा जनरल वॉर का सिनेरियो जो काफी डिस्कस हुआ है कि अंदर से रिवोल्ट किया जाए, जो है उकसाया जाए लोगों को, स्ट्राइक की जाए लीडरशिप को, और खुदा ना खास्ता टोटली उसको सीरिया बना दिए, लेकिन आई थिंक उसके कॉन्सिक्वेंसेज कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, बिकॉज उसमें फिर देखें, इसीलिए जो मुस्लिम नेटो की बात हो रही है, तुर्किया पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में एक बड़ी जॉइंट फीलिंग है कि अगर खुदा न खास्ता ईरान गिरता है तो फिर मजबूरन विल हैव टू कम अप विद नेटो, शायद मिस्र भी इसमें ज्वाइन करे, बिकॉज उसके अलावा चारा नहीं है, फिर ये मूव करेंगे मक्खियों की तरह, झपटेंगे पाकिस्तान पे, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, हम जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, इसी को मैं एयर मार्शल साहब की जाने में ले जाता हूं। जब मुज़ाकरात की बात होती है एयर मार्शल साहब, तो उसमें ये बात जो है वो सामने आ रही है कि 26 फरवरी का दिन जो है, जो कि जुमेरात बनता है, ये फैसला कुन दिन होगा, ये कहा जा रहा है अमेरिकी मीडिया की जानिब से। उन्होंने कहा कि जो सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर उस दिन मुज़ाकरात जो है वो कामयाब ना हुए तो ईरान के लिए ये बहुत बुरा दिन होगा। क्या उस दिन हमला होगा? और दूसरा सर, जो चीन से ईरान ने मिसाइल लिए हैं, सुपरसोनिक मिसाइल या हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल जो है बताया जा रहा है, वो भी वहां से उनसे लिए गए हैं, ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? ईरान के पास अपने मिसाइल जो हैं वो हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो मौजूद हैं, वो अमेरिका के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं? और दूसरा, अमेरिकी बेड़े जो हैं वो खराब हो रहे हैं, जो उनका जेराल्ड फोर्ड बेड़ा है उसमें जो है वो बताया गया है कि उसका सीवरेज ही खराब है, उसने क्या जंग लड़नी है। और दो साजिशी मुल्क एयर मार्शल साहब वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो इसराइल, एक जो भारतीय वजीर आजम है वो जा रहा है इसराइल, वहां वो इकट्ठे हो रहे हैं, एक नई साजिश जो है वो उसका ताना बाना बोल रहे हैं। उसको इस सिनेरियो में क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? सबसे पहले तो मैं आखिरी पॉइंट पे आऊंगा। ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया था, बिल्कुल ये तीन तो इकट्ठे हैं ना, इसराइल और अफगानिस्तान और इंडिया, ये तो इकट्ठे हैं ही। और अब मैं आता हूँ उसकी तरफ। देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अमेरिका इटसेल्फ है कि ईरान से ये चाहते क्या है। ट्रंप ने अभी तक कोई बैलिस्टिक मिसाइलों की और जो प्रॉक्सीज की बात नहीं की थी। नेतन्याहू 6-7 दफा जा चुका है, उसने कहा कि ये दोनों चीजें भी डालो। विद इन अमेरिका जो जायनिस्ट लॉबी है वो इन चीजों को प्रमोट कर रही है कि आप ये 7 बैलिस्टिक मिसाइल्स को खत्म करना, और उसके बाद ये प्रॉक्सीज है। चलो, प्रॉक्सीज की तो बात की जा सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल को कभी भी नहीं मानेगा। और जहां तक न्यूक्लियर की एनरिचमेंट की है, वो तो 2015 में उन्होंने पहले ही एक माहिदा किया हुआ था। तो पहली बात ये कि अगर कंफ्यूजन है कहीं तो वो अमेरिका के अंदर है। जनरल केन ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। आवाज शायद एयर मार्शल साहब दो की। पॉइंट बड़े जी 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 जी, जारी रखिए। देखिए, उसने एज ए ट्रंप ने तो वो जी जी, तो उसमें जो केन ने 2 बातें की हैं। आपने तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि वो जेराल्ड फोर्ड के जो 250 जो है उनके टॉयलेट बंद हो गए, उन लोगों के लाइन लगी हुई हैं। लेकिन उसने कहा जी, एक हमारे पास इंपॉर्टेंट म्यूनिशन जो है, जो कि मिसाइलों को काउंटर करने के लिए उनकी शॉर्टेज है, कम हो गए हैं, थिन हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने सप्लाई किया यूक्रेन को, और उसके बाद उन्होंने बीच में इजराइल की मदद के लिए जून में इस्तेमाल किए थे। तो ये 2 रीजन। तीसरा, उसने कहा कि अमेरिकी कैजुअलिटीज हो सकती हैं, और उसने बड़े सेंसिबली बताया है कि आपकी शॉट या एक छोटी सी एक स्ट्राइक जो है फेस सेविंग के लिए भी होगी, तो हु इज गोइंग टू स्टॉप। देखें, आपने ऐसी सिचुएशन में अगर एक शॉर्ट स्ट्राइक भी करनी है तो यू मेक श्योर कि अगले की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को खत्म करें। वो तो कर नहीं सकते, उनके साइलोज हैं, जैसे अभी बगड़े साहब ने कहा कि उसका अंडर सी भी है। ये जो आपने बात की है, कुछ अर्सा पहले चाइना ने इनको बहुत जबरदस्त किस्म के जो है वो रेडार दिए हैं, रेडार सिस्टम दिया है, डिफेंस सिस्टम दिया है, जिसकी 500 किलोमीटर रेंज है। अभी जो आप मिसाइल की बात कर रहे हैं, ये चाइना का जो, जिसको हम कैरियर किलर कहते हैं, ये उसका एक्सपोर्ट वर्जन है CM302, और इसकी भी तकरीबन 290 किलोमीटर रेंज है। इसकी रेंज को कैप किया हुआ है एक्सपोर्ट के लिए, और ये लो लेवल के ऊपर जाता है। ये बड़ी कमाल की बात है कि ये आमतौर पे क्रूज होते थे, क्रूज मिसाइल, ये सब सोनिक होते थे। ये इन्होंने मार्क 3 स्पीड का बनाया है, जिसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। अगर ये पहुंच जाते हैं या पहुंच गए हैं तो फिर तो अमेरिका के लिए बड़ा सीरियस थ्रेट है, और उनके जर्नलों को पता होगा। तो आई थिंक द क्लैरिटी उस तरफ नहीं है। ईरान ने अभी भी हर दफा उम्मीद के साथ पॉजिटिव बात की है कि वहां से जो पिछली बात हुई है उसमें कुछ पॉजिटिव हमें इंटीमेशन मिली है, इंडिकेशन मिली उनकी तरफ से। तो आई थिंक लेट्स सी। छोटे मैं नहीं समझता, मेरी जाती राय है, कुछ भी ट्रंप कुछ भी कर सकता है कि 26 को हमला होगा या नहीं।
मेरा ख्याल है कि शायद डायरेक्ट स्टेट ऑफ अटैक नहीं होगा 26 को। और दुरुस्त मेरे साथ फरमाया। याद करें, हमने जून में बात की थी कि सारा मसला ही रिजीम चेंज का है ईरान में। ये उन्होंने दुरुस्त। उस वक्त भी वही कोशिश की, फेल हो गए। फिर इन्होंने स्टूडेंट की और वो वाली तहरीक चलवाई, वो फेल हो गई। जी जी, और अब ये फिर अटेम्प्ट है रिजीम चेंज के लिए। दुरुस्त फरमाया। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल जनाब साजिद हबीब साहब, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब फॉर एनलाइटनिंग अस ऑन दीज वेरी कम्प्लेक्स इश्यूज। इसी दुआ के साथ अगले एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं कि बेटर सेंस प्रीवेल करेगी और जो उनकी ह्यूब्रिस है, जो उनकी एरोगेंस है ट्रंप साहब की, वो दुनिया को एक बड़ी तबाही के किनारे पे ना ही लाए तो बेहतर है। इसमें उनका ज़्यादा नुकसान होगा। बहरहाल एक ब्रेक से वापस आएंगे तो क्या पाकिस्तान और भारत सेमीफाइनल से बाहर खुदा न खास्ता हो जाएंगे, और हो गए तो कितना बड़ा माशी नुकसान होगा उन इश्तिहारी कंपनियों का, और कितना इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा बहुत से लोगों का। बहरहाल एक ब्रेक के बाद इस इशू पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें कोलंबो से ज्वाइन किया है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर जनाब आकिब कुरैशी साहब, वहीं से जहाँ से ये सारा सीन चल रहा है। आकिब, थैंक यू वेरी मच। ये फरमाइए कि क्या है, अभी एक हमारे आउट हुए हमारे हिटर, टॉप हिटर, उनको 5वें नंबर पर लाया गया। कैसी सिलेक्शन है, कोई बेहतरी की गुंजाइश? और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों टीमें कहीं बाहर ना हो जाएं और बड़ा एक इंटरेस्ट, एक बहुत खिता जो है उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आकिब जी, बहुत शुक्रिया काजी साहब। ये इस वक्त कैंडी में मैच चल रहा है और मैं भी कैंडी में मौजूद हूँ। पाले किले का स्टेडियम है। सबसे पहले इस अगर स्टेडियम के बारे में बताऊं तो बड़ा खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान स्टेडियम है, और उससे मुश्किल मैच जो है वो स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान की टीम खेल रही है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये मैच एक किस्म का डू और डाई सिचुएशन है। अगर ये पाकिस्तान मैच हार जाता है तो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको फिर दूसरी टीम पर इन्हिसार करना पड़ेगा, जो कि हमारा शुरू से ही हमारी हिस्ट्री रही है कि हम हमेशा दूसरों के रिजल्ट पर जो है उनके कंधे पे पांव रख कर फिर हम अगले स्टेप्स में जाते हैं। तो ये जीतना मैच पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। और दूसरा जो बहुत जरूरी है, जो दूसरा आपने सिलेक्शन के हवाले से बात की है, तो जो शाहीन शाह अफरीदी की प्लेइंग 11 में सिलेक्शन हुई है, उस पर इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि श्रीलंका में भी जो है सवाल उठ रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को प्लेइंग 11 का हिस्सा क्यों बनाया गया है, क्योंकि पिछले मैच में उनको ड्रॉप किया गया। उसके बाद उन्होंने क्या ऐसी गिद्दड़ सिंगी दिखाई, बगैर खेले वो दोबारा आ गए और किसकी बेस पे आए, फहीम अशरफ की बेस पे, जिनका जो माजी में जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आए हैं एज अ बॉलर भी, एज अ फील्डर भी और एज अ बैटर भी। आपको याद होगा नीदरलैंड के खिलाफ हमारा पहला मैच था कोलंबो के सिन्हालिस स्पोर्ट्स क्लब में, वहां पर फहीम अशरफ ने हमें मैच जितवाया था। अगर फहीम अशरफ ने वो मैच हमें ना जितवाया होता तो आज हम पाले कले में इंग्लैंड के खिलाफ सुपर 8 मरहले का मैच ना खेले होते। भाई देखिए, आज फहीम अशरफ को तो ड्रॉप नहीं कर दिया गया और शाहीन अफरीदी साहब जो है वो तशरीफ ले आए हैं। वो इसलिए कि वो शायद अफरीदी साहब के दामाद हैं, शायद इसलिए वो उनको वापस लाया गया है। आप कह रहे हैं कि मैच जो है वो बहुत जरूरी है जीतना, क्या इस तरह हम मैच जीत लेंगे? देखिए मियां साहब, अभी तक जो सिचुएशन है उसमें तो लग रहा है कि पाकिस्तान का स्कोर अच्छा हो गया, क्योंकि इधर जो कोलंबो की निस्बत जो कैंडी में मौसम है यहाँ पर ज्यादा गर्म नजर आ रहा है, और इधर रात के वक्त जो है वो ड्यू भी नजर आ रही है, क्योंकि हम गुज़श्ता 3 रोज से कैंडी में मौजूद हैं और हम रात को हर रोज एग्जामिन करते हैं। 9 बजे के राउंड अबाउट श्रीलंकन टाइम के मुताबिक 9 बजे के बाद यहाँ पर ड्यू पड़ना शुरू हो जाती है, और जब ड्यू पड़ती है तो फिर जो सेकंड टाइम पे जो बॉलिंग करेगी उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर सलमान अली का जो डिसीजन था टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का, अगर तो ड्यू पड़ जाती है और पाकिस्तान ड्यू की वजह से मैच आता है, तो तमाम जो क्रेडिट है या डिसक्रेडिट है, तमाम इल्जाम है वो सलमान अली आगा के सर पे जाएगा कि जब उनको पता था कि पाले के आकिब, जब आप हमसे ये बात कर रहे हैं, आप जब हमसे ये बात कर रहे हैं तो अभी हम देख रहे हैं कि फिर हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स हो गया है और अब 7 आउट हो चुके हैं। तो ये क्या शुरू से ही कोई टीम जो है वो सही सिलेक्ट नहीं की गई? क्या क्या बुनियादी खामियां रही हैं और आज हमें लगता है कि हम बाहर हो जाएंगे, और खुदा न खास्ता? आकिब देखिए काजी साहब, बिल्कुल मैं अगर आपको बताऊं, जो मैं देख रहा हूं इस वक्त मैच, जो हमें पिच बिहेव करता दिखाई दे रही है, 146 अभी रन हुए हैं, और जो अगर ये 160 के करीब पहुंच गए तो मुझे लगता है पाकिस्तान के पास बेहतरीन चांस होगा
ये मैच जीतने का, क्योंकि पाकिस्तान की अगर स्पिनर्स की बात करें, उस्मान तारिक बेहतरीन स्पिनर है, शादाब खान है, साइम अयूब है, मोहम्मद नवाज है, ये 4 आपके पास प्रॉपर स्पिनर्स हैं। और इंग्लैंड की बैटिंग लाइन ऐसी है कि अगर उनका दिन हो तो वो 250 भी चेस कर जाती है, अगर उनका दिन ना हो तो वो 100 पर भी आउट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सिलेक्शन के हवाले से हम फिर बात कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी को जो लाया गया है, अब उनको अपनी सिलेक्शन जस्टिफाई करनी पड़ेगी आज के मैच में। अगर आज भी उनको रन पड़ गए तो फिर शाहीन शाह अफरीदी का मुझे T20 करियर जो है वो खतरे में नजर आ रहा है। सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी नहीं, हमारे जो देखिए, हो सकता है कि उनका कैरियर तो खतरे में नजर आ रहा है, पाकिस्तान को कहीं मैच ना हरा दें। तो आप क्या देख रहे हैं कि भारत जो है वो मैच में, टूर्नामेंट में रहेगा या वो भी बाहर हो रहा है? देखिए मियां साहब, इधर कुछ ना इंडियन जर्नलिस्ट भी आए हुए हैं और उनसे भी हमारी जब बात होती है ना, तो वो यही कहते हैं कि यार इंडिया ने बहुत गलत किया हमारे साथ। हालांकि इंडिया की टीम उनके नजदीक चैंपियन बन चुकी थी, उनके नजदीक 4 दिन पहले तक वो ट्रॉफी उठा चुके थे और वो मुंबई में बैठकर अंबानी के साथ एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही साउथ अफ्रीका ने इंडिया को उनकी औकात दिखाई है, उसके बाद से इंडियन जर्नलिस्ट और इंडियन मीडिया का भी जो है वो वतीरा एकदम चेंज हो गया है और वो कहना शुरू हो गया, यार कोई बात नहीं, हार जीत खेल का हिस्सा होती है। और यही लोग आज से 4 दिन पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम कहीं नजर नहीं आ रही, इंडिया तो जो है वो तो ट्रॉफी जीत के जाएगा। तो इंडिया के लिए अब बहुत मुश्किल हो गया, स्पेशली जब उन्होंने साउथ अफ्रीका ने इंडिया को शिकस्त दी है और फिर उसके बाद जो जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज से हारा है बड़े मार्जिन से, उसके बाद जो है वो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी बात मियाँ साहब और साहिब साहब, आप सबको पता है, पाकिस्तान और इंडिया ये पैसे की गेम है, ये क्रिकेट की गेम नहीं है। यहाँ पर जो लोग मैं देख रहा हूँ वो भी यही बात करते हैं। मुझे लगता है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि सेमीफाइनल इंडिया या पाकिस्तान के बगैर हो, वो दोनों में से किसी एक टीम को इन लाजमी रखेंगे। और ब्रॉडकास्टर आपको पता है कौन है, वो मुंबई में लेकिन बैठ के जो है, भाई इंडिया के लिए तो बाकायदा तौर पर इंडिया कट गई कॉल। जी मेरे ख्याल में कॉल कट गई है और मेरा वक्त भी ख़त्म हुआ। बहुत शुक्रिया आकिब कुरैशी, हमें कर रहे थे कोलंबो से। दुआ है कि हम जीतें और दोबारा से हमारी उम्मीदें जो हैं वो कहीं डैश न कर जाएं। बहरहाल हमें अपने भुगतना तो पड़ता है जो हम गलतियां करते हैं। ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।